गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया के लिए 5000 प्लस MCQ जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि लार का पीएच मान क्या होता है। देखिए एक्चुअली पीएच मान लार का यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो पीएच स्केल से एक चीज़ याद रखिएगा कि सोरेनसेन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। ये एक्चुअली एसिड और बेस, एसिडिटी और जो बेस होता है उस नेचर को बताता है। और अगर लार का पीएच मान की अगर बात करते हैं तो वो होता है 6.5, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा जनरली पीएच वैल्यू जो है वो कुछ कुछ चीज़ों का पूछा जाता है। तो जैसे कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, दूध का जो होता है वो 6.4 होता है, शराब का जो होता है वो 2.8 होता है, सिरका का 2.4 होता है, नींबू का 2.2 होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जिनके पीएच वैल्यू अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड रोगों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं। रोगों के नाम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हैजा। तो हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? हैजा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरिक जीवाणु के कारण होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ मैच करेगा। क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात करते हैं तो वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ मैच करेगा। निमोनिया की अगर बात करते हैं तो निमोनिया जो है वो डिप्लीकोकस न्यूमोनी के साथ मैच करेगा। और टिटनेस की अगर बात करते हैं तो ये क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक साइड पहाड़ियाँ दिए गए हैं और दूसरी साइड राज्यों के नाम दिए गए हैं। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? मेघालय में है। मीरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। पंचई मलाई की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु, और डालमा की अगर बात करते हैं तो झारखंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक साइड बांध के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड नदियों के नाम दिए गए हैं। दुल्हस्ती बांध की अगर बात करते हैं तो यह चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती पर है। और तबा जो है वो तबा नदी पर ही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का एक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है। ये बिल्कुल सही है। नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना भी याद रखिएगा वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो यहाँ कथन 1 और कथन 2 जो है वो दोनों सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ की बात कर रहा है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक्चुअली देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है वो वर्ष 2005 में पारित किया गया था, और 2006 में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियमों के साथ उसको लागू किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो किसी भी देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो प्रायः शुल्क मुक्त होता है, और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियमों के साथ लागू किया गया था। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे पारित कब हुआ था, तब आपका आंसर 2005 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या सामान्य होती है। ये कौन कहते हैं? ये एवोगैड्रो का नियम कहता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो होगी वो सामान्य होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एवोगैड्रो का नियम। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? उस समय गवर्नर वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड कर्जन जो था वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करता है। उसके बाद बंगाल विभाजन के दौरान 16 अगस्त 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है वो भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत जो है वो किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है वो मार्च 1942 की बात है, और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो उसकी किसका माप है? तो किसी वस्तु की जो द्रव्यमान होती है वो उसकी इनर्शिया यानी जड़त्व का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी कि पिच है जो निर्भर करता है। तो पिच जो है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। देखिए जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति जो है वो अधिक होगी, तारत्व भी क्या होगा? अधिक होगा, और तारत्व अधिक होगा तो ध्वनि जो होगी वो क्या होगी? पतली होगी। वही अगर आवृत्ति कम होता है तो तारत्व जो है वो कम होगा और ध्वनि जो होगी वो मोटी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे वायु का तापमान कम होगा सापेक्ष आर्द्रता जो होगा वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो खेल के मैदान का साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। ध्यान रखिएगा धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे है, और वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो गुजरात का जो कच्छ वाला जिला है वो धौलावीरा है। धौलावीरा का जो उत्खनन है वो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन की अगर बात करते हैं तो यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, और इसकी पहली लड़ाई जो है वो 1973 में के शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। और चिपको आंदोलन के जो जन्मदाता हैं उनके रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है कि मानव का हृदय जो है वो कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव का हृदय जो होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। हृदय की अगर बात करते हैं तो हृदय जो होता है वो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, और इसका भार जो होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? बटलर कमेटी का उद्देश्य मुख्य रूप से अंग्रेजी सरकार और देसी राज्यों के बीच जो बिगड़ रहे थे संबंध, उस संबंध को सुधारना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना जो है वो नहीं है, यानी आत्मा पे ही अंतर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरुओं की हत्या जो है वो मुगलों के द्वारा कर दी गई थी? देखिए सिखों के जो 2 गुरु थे उनकी हत्या जो है वो मुगलों के द्वारा कर दिया गया था। एक तो थे सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेज बहादुर,
जो कि इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब जो था उनको, जो अभी वर्तमान में शीशगंज के पास जो गुरुद्वारा है उसी के निकट उनको क्या कर दिया था, मरवा दिया था। वहीं एक दूसरे थे, उनका नाम था राजकुमार खुसरो, सॉरी मतलब ये नाम था गुरु अर्जुन। और वो राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर जो था उनको 1606 में मरवा दिया था। तो एक हुए गुरु तेज बहादुर और एक हुए गुरु अर्जुन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महावीर स्वामी जो हैं वो अपना पहला उपदेश जो है वो राजगृह में प्राकृत भाषा में दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। और पूछा जाता है कौन भाषा में दिए थे, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। और अगर यही आपसे पूछ दे कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो उनके दामाद जो जामिल थे वही उनके प्रथम अनुयायी बने थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो ध्वनि तरंग क्या होगी, एक मैकेनिकल वेव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी ये बात है कब की, ये बात है दिसंबर 1984 की। और यहाँ से रिसाव जो गैस हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 61 में ही महाभियोग की प्रक्रिया की बात कही गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। महाभियोग जो है वो संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन वो है कि 14 दिन पहले लिखित सूचना जो है वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा, जिस पर जिस भी सदन में वो प्रस्तुत किया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक हो सकते हैं 500 और मिनिमम हो सकते हैं 60, लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वो अपवाद वाले राज्य कौन है जहां विधानसभा की सीटें जो है वो 60 से कम है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, विधानसभा में अधिक से अधिक संख्या सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम जो हो सकती है वो 60 हो सकती है। तो 60 से कम कहाँ कहाँ है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 500। ध्यान रखिएगा, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष है। नेक्स्ट है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। देखिए यहाँ क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया। ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था या प्रारंभ किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना किस में किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 1974 से लेकर 1978 तक था, क्योंकि यह शुरू किया गया था 1975 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी कौन कौन से प्राप्त है। पहला कह रहा है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये किस में है, अनुच्छेद 14 में है, ये दोनों को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है, ये भी दोनों के लिए सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये अनुच्छेद 21 में है और ये भी दोनों के लिए, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि बैलगाड़ी जो है वो किस चित्रकार की कृति है। तो बैलगाड़ी जो है वो अबुल हसन की कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन। नेक्स्ट है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है। तो शाहजहांनामा के लेखक हैं इनायत खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इनायत खां। नेक्स्ट है कि बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। देखिए अगर हम सहायक संधि की बात करते हैं तो सहायक संधि जो है
वो ब्लेजली के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है वो ब्लेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। और सहायक संधि की अगर बात करते हैं तो इसको स्वीकारने वाला यहाँ दूसरा राज्य पूछा है। अगर पहले राज्य की अगर बात करते हैं तो पहला जो है वो 1798 में हैदराबाद था और दूसरा जो था वो 1799 में मैसूर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। नेक्स्ट है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। भारतीय ब्रह्म समाज यहाँ पूछ रहा है। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रह्म समाज अगर आपसे पूछता तब तो आप लोगों को याद ही होगा कि 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, लेकिन अगर भारतीय ब्रह्म समाज पूछता है तो आपका आंसर जो होगा वो केशव चंद्र सेन होगा। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करते हैं तो इनसे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये 1905 में बनारस अधिवेशन की भी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। तो यह कांग्रेस के किस आंदोलन में किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित? ये बरधा में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा गांधी जी जो थे, गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। तो टांका जो है वो टीन और सीसा का मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टीन और सीसा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा भी किया गया था, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा भी किया गया था और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, यही तीनों के उत्तर में गांधी जी जो थे वो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो ये एक्चुअली विटामिन डी, जिसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल, उसको हार्मोन माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। याद रखिएगा विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह क्या उत्सर्जित करता है? ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें जो है वो उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो क्रोएशिया की राजधानी है। क्रोएशिया एक्चुअली दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी है जाग्रेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। अभी आप लोग देखे होंगे इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो भाला फेंक जैवलिन थ्रो से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था। तो यह जो है वो 1974 में पारित किया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 1988 में इसमें संशोधन किया गया और अंतिम बार लास्ट टाइम इसमें जो संशोधन है वो 2003 में किया गया है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं। तो ये दोनों नदियाँ जो हैं वो असम में प्रवाहित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट है कि असम जो है वो कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए सबसे पहले तो याद रखिए देश में 2 देशों के साथ साझा करेगा, वो है बांग्लादेश और भूटान। राज्यों की अगर बात करते हैं तो जो 7 सिस्टर वाला राज्य है उसमें असम भी है। असम को छोड़कर 7 सिस्टर वाला जो 6 राज्य हुआ वो 6 से असम बॉर्डर से सीमा साझा करता है और साथ ही साथ एक पश्चिम बंगाल से भी करता है। ठीक है, तो 7 सिस्टर वाले और एक पश्चिम बंगाल वाले, तो 7 राज्य हो गए और 2 देश बांग्लादेश और भूटान हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य और 2 देश।
नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, ये देखिएगा 12वां या 13वां होगा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह जो है वो मानसून, गर्म ग्रीष्म के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है। तो यह जो है वो उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 39 के क में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 का क। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए अनुच्छेद 21A ये एक्चुअली 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 गलत है क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है वो 1988 में आया है, ना कि 1985 में। फिर है प्रवर्तन निदेशालय 1956, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है वो 1988 में आया है। तो यह था आज का सेट नंबर 8 का पूरे 50 क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं जो लास्ट में स्मरणीय तथ्य दिए जाते हैं वो सारे स्मरणीय तथ्य को। कह रहा कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसिस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ था वो था कनिष्क। कनिष्क की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो पुरुषपीठ थी और द्वितीय राजधानी जो थी वो मथुरा थी। कनिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भी किया जाता है। इसके दरबार में एक आयुर्वेद के विज्ञान रहते थे चरक, जिनकी रचना है चरक संहिता। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास जो है वो कनिष्क के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का भी प्रारंभ जो है वो कनिष्क के द्वारा ही करवाया गया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी हुआ था और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।